गुड मॉर्निंग एवरीवन। हम लोग कल देख रहे थे संवैधानिक संस्थाएं। ठीक है, तो उसमें से हम लोग क्या फिनिश कर चुके हैं? फिनिश कर चुके हैं हम लोग सीएजी, ये हो गया है। दूसरा हो गया है हमारा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। आज हम शुरू करते हैं इसके आगे, है ना? तो शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है पब्लिक सर्विस कमीशन। थर्ड संस्था होगी हमारी पब्लिक सर्विस कमीशन, लोक सेवा आयोग। ये जो लोक सेवा आयोग है, इसके बारे में प्रावधान कहाँ पर है, कितने हैं, कैसे हैं, ये सब जानते हैं पहले। तो इससे जुड़ा हुआ प्रावधान है, दो प्रावधान इससे मुख्य हैं। उससे पहले हम सोचते हैं भाग कौन सा है। तो भाग जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का 15 भाग है, उससे पहले का भाग है भाग 14 में उल्लिखित है पब्लिक सर्विस कमीशन। यहाँ पर जो महत्वपूर्ण आर्टिकल हैं इससे जुड़े हुए, दो आर्टिकल हैं, दोनों की चर्चा यहीं कर लेते हैं, फिर हम इसके बारे में बढ़ते हैं। एक है अनुच्छेद 312। अनुच्छेद 312 जुड़ा हुआ है अखिल भारतीय सेवा के निर्माण से। ऑल इंडिया सर्विस। ऑल इंडिया सर्विस के सृजन से जुड़ा हुआ है। ऑल इंडिया सर्विस क्या होती है? इस समय ऑल इंडिया सर्विस कितनी है? 3 है। एक है आईएएस, दूसरा है आईपीएस और तीसरा है आईएफओएस। ये क्या है? इंडियन फॉरेस्ट सर्विस। भारतीय वन सेवा, ये तो आप लोग जानते ही होंगे। इंडियन पुलिस सर्विस, और ये भी इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। तो अगर कोई चौथी ऑल इंडिया सर्विस सेवा का निर्माण करना है तो ये अनुच्छेद 312 के तहत किया जा सकता है। जैसे पहले दो ही थी, इसका निर्माण किया गया है, ये सृजित की गई आजादी के बाद। यहाँ पर सृजित करने के लिए विशेष पावर प्राप्त है राज्यसभा को। राज्यसभा के द्वारा ही ऐसी सेवा का निर्माण किया जा सकता है। लोकसभा इसमें बहुत सीमित रोल है। नेक्स्ट है एक आर्टिकल है अनुच्छेद 315। अनुच्छेद 315 जुड़ा हुआ है लोक सेवा आयोग के गठन से। लोक सेवा आयोग के गठन से संबंधित है। ये तो हो गए महत्वपूर्ण आर्टिकल्स। अब हम जानते हैं कुछ जो हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव रहा है। अगर हम ऐतिहासिक परिदृश्य में कुछ देखें, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, तो हम इसके रूट्स खोज पाते हैं। एक आपको अधिनियम याद होगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, भारत सरकार अधिनियम 1919। इसमें प्रावधान किया गया था एक लोक सेवा आयोग के गठन का।
लोक सेवा आयोग के गठन का। तो इसके लिए फिर एक आयोग बना, उसका नाम है ली आयोग। ये बहुत पूछा जाता है, क्या नाम है? ली आयोग। फिर इसकी अनुशंसा पर, क्या इसकी अनुशंसा पर गठित किया गया क्या? लोक सेवा आयोग। कब? 1 अक्टूबर 1926 को। इस वजह से, चूंकि जो हमारा संघ लोक सेवा आयोग है, यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, इसकी स्थापना यहाँ पर हुई थी। तो इस वर्ष 2026 क्या होगा? शताब्दी वर्ष होगा। इसलिए शताब्दी वर्ष मनाया जा रहा है। 1 अक्टूबर से शुरू हो गया है, न्यूज में था। इसके बाद इसका जो नाम बदला गया, ये लोक सेवा आयोग जो था, 1937 में इसको नाम बदल के कर दिया गया फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन। क्यों? क्योंकि जो 1935 का एक्ट था, भारत सरकार अधिनियम, उसमें ये प्रावधान था इसका नाम बदलने वाला। फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन कर दिया गया। फिर जब हमारा संविधान बना और लागू हुआ 1950 में, तब इसको किया गया यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, संघ लोक सेवा आयोग। और ये कहाँ पर लोकेटेड है? दिल्ली में। ये तो कुछ ऐतिहासिक पर्सपेक्टिव हो गया। अब हम शुरू करते हैं इनके गठन के बारे में। तो गठन के बारे में जानने से पहले हमें आयोग के जो टाइप्स हैं थोड़ा सा समझते हैं कि कैसे काम करते हैं। जैसे जब हम आयोग पढ़ते हैं, लोक सेवा आयोग, इसको हम 3 कैटेगरी में एक साथ देख लेते हैं। समझने में आसानी रहेगी और समझाने में भी। कैसे? पहला हो जाएगा केंद्र सरकार का आयोग, जिसे बोलते हैं संघ लोक सेवा आयोग। फिर हो जाएगा राज्यों का लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा। एक होता है ज्वाइंट, संयुक्त लोक सेवा आयोग। वन बाय वन समझते हैं। पहले समझते हैं संघ लोक सेवा आयोग। अब इसका जो गठन है वो कैसे होता है, कितने लोग होते हैं इसके? हर चीज में एक अध्यक्ष होता है, कोई भी एक संगठन होता है, कमीशन बनेगा, उसका एक अध्यक्ष होगा। तो इसका एक अध्यक्ष या चेयरमैन प्लस सदस्य। सदस्य कितने होंगे? तो सदस्य की संख्या राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित की जाएगी। क्वेश्चन आता है तो आपको यहीं से याद रखना है, राष्ट्रपति की सदन को सदस्यों की संख्या राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित की जाएगी। फिर मामला आएगा नियुक्ति का। चूंकि संघ लोक सेवा आयोग किसके लिए काम करता है? केंद्र सरकार के लिए काम करता है। तो केंद्र सरकार का मुखिया कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। तो नियुक्ति कौन करेगा? नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा, दोनों की।
दोनों की मतलब सदस्य हो चाहे अध्यक्ष हो। नियुक्ति करेगा ये, तो जो इनकी शपथ होगी वो भी राष्ट्रपति दिलाएगा। ये चीजें एक साथ हैं सारी। नियुक्ति जो करेगा वही शपथ दिलाएगा, वही उसी को इस्तीफा देना होगा। मतलब इस्तीफा अगर देना चाहते हैं तो राष्ट्रपति को देंगे ये लोग। प्लस नियुक्ति हो गई, इनका शपथ हो गया, इनका इस्तीफा हो गया। अगर हम इनका कार्यकाल देखते हैं, कार्यकाल इनका है 665। अब आप लोग समझ गए होंगे, तो ये 65 साल की आयु है, ये 6 साल का सेवा काल है। इनमें जो भी पहले हो, कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या हो सकता है इसमें, अगर कार्यकाल हो गया, शपथ हो गया, इस्तीफा होगा, तो इनका रिमूवल कैसे होगा? पद मुक्ति। पद मुक्ति का एक तो इस्तीफा दे सकते हैं या पद से हटाया जा सकता है, लेकिन और तरीका क्या हो सकता है, इनके खिलाफ अगर कोई आरोप लगता है, पद मुक्ति का जो आधार है ये है मिसबिहेवियर, कदाचार के आधार पर। और इसके लिए क्या करना होगा, कदाचार का जब आरोप होगा तो राष्ट्रपति क्या करेगा, इसको भेजेगा सुप्रीम कोर्ट के पास इंक्वायरी के लिए। कौन भेजेगा? राष्ट्रपति भेजेगा। और जब ये रिपोर्ट देंगे, सुप्रीम कोर्ट की रिपोर्ट आएगी, और रिपोर्ट जो हुई या सलाह जो होगी राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी, क्योंकि रिपोर्ट के बाद लास्ट में लिखा भी होगा ना, तो ये राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी होगा। और सुप्रीम कोर्ट की रिपोर्ट ने कहा कि इन्होंने गलत किया है, तो राष्ट्रपति पद से हटा देगा। मतलब ये कि इसके हटाने में इनको, जो मेंबर्स हैं, अध्यक्ष हैं, इनको हटाने में संसद की कोई भूमिका नहीं। तो अल्टीमेटली राष्ट्रपति उन्हें पद से हटा देगा। ये हो गया प्रोसेस इनका। अब सेम प्रोसेस देखिए, यहाँ पर हम लोग देखते हैं संघ लोक सेवा आयोग के बाद राज्य लोक सेवा आयोग में। ये राज्य के लिए काम करेगा, तो राज्य लोक सेवा आयोग में राज्य की जगह हो जाएगा, जैसे उत्तर प्रदेश का है तो यूपी लोक सेवा आयोग, मध्य प्रदेश का तो एमपी लोक सेवा आयोग। ठीक है, तो इस यहाँ भी जो गठन होगा, अध्यक्ष होंगे और सदस्य होंगे। इनकी नियुक्ति कौन करेगा? राज्य के मुखिया है तो राज्यपाल, सारी व्यवस्था राज्य की है, तो हटाने नियुक्ति का काम राज्यपाल करेगा, वही शपथ दिलवाएगा। इनके रिमूवल की जो प्रक्रिया है, नियुक्ति है, शपथ है, इस्तीफा है, ये सब राज्यपाल करेगा। रिमूवल की प्रक्रिया में या पद मुक्ति, पद मुक्ति वैसे ही है सेम जैसे कि संघ लोक सेवा आयोग की है। मतलब
राष्ट्रपति हटा सकता है। रिमूवल पद मुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा ही होगी। ऐसा क्यों किया गया है? ताकि ये स्वतंत्र रूप से काम कर सकें। इन लोगों का जो टेन्योर होता है, कार्यकाल है, वो 65 साल तक है। 6 साल या 62 वर्ष। 62 क्यों रखा गया? ताकि 3 साल तक अगर ये चाहें यहाँ से मुक्त होके तो संघ लोक सेवा आयोग में काम कर सकें। अब ये लोग जैसे जो राज्य लोक सेवा आयोग के जो मेंबर और अध्यक्ष हैं, इनके लिए छूट क्या मिली हुई है? ये जब पद धारण कर लेंगे तो उसके बाद कोई सरकारी नौकरी इनको नहीं करनी है। ये लेकिन इनका जो अध्यक्ष है वो यूपीएससी का सदस्य या चेयरमैन बन सकता है। यूपी का चूंकि ऊपर पद प्रमोशन का मामला है ना, एकदम हाईएस्ट जाना है, अध्यक्ष बन सकता है। यहाँ के जो मेंबर हैं वो तो अध्यक्ष बन ही सकते हैं, वो भी जा सकते हैं। इन लोगों के लिए क्या है, यूपीएससी वालों के लिए, यहाँ के जो लोग हैं, ये कहीं पर भी काम नहीं कर पाएंगे सरकार के अधीन। कहीं पर भी काम नहीं करेंगे। रिटायरमेंट के बाद अपवाद सिर्फ ये है कि इसके जो सदस्य होते हैं, सदस्य यूपीएससी का अध्यक्ष बन सकते हैं। या ये जो सदस्य हैं, ये किसी स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन का, स्टेट पीएससी, राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष बन सकते हैं। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और इनके लिए विशेष प्रावधान क्या है? रीअपॉइंटमेंट नहीं है, पुनर्नियुक्ति बोलते हैं। एक बार पद पर आ गए, दोबारा नहीं, रीअपॉइंटमेंट नहीं होगा। अब इनका काम अगर हम देखें क्या है इनका काम, क्या है इनके पास, केंद्र सरकार के लिए भर्ती करना, रिक्रूटमेंट करना। विशेष रूप से केंद्र सरकार के जो कर्मचारी होते हैं, जो ग्रुप ए के कर्मचारी होते हैं, ग्रुप ए और बी के, उनकी भर्ती करता है। प्लस जो अखिल भारतीय सेवा है, ऑल इंडिया सर्विसेज है, भर्ती। इसी के साथ ही आईएएस आईपीएस प्लस सेंट्रल सिविल सर्विस, सबकी भर्ती इसी के साथ ही हो जाती है। मुख्य काम ये प्लस क्या करता है, राष्ट्रपति को वार्षिक रिपोर्ट देने का काम। एनुअल रिपोर्ट हर कोई देता है, वो राष्ट्रपति को ही जाती है, तो बाय डिफॉल्ट ही याद रखना है इसको। और ये रिपोर्ट फिर सदन में पेश की जाती है कार्यपालिका के द्वारा। तो मुख्य काम ये हो गए। इसके अलावा इसके पास एक काम आता है, जैसे जब डीजीपी की नियुक्ति होती है राज्य के, तो डीजीपी की नियुक्ति के मामले में अनुशंसा करता है। के लिए एक शॉर्ट लिस्ट तैयार करता है 3 नामों की। नियुक्ति के लिए शॉर्ट लिस्ट
तैयार करके राज्यों को भेजता है। उनके रिटायरमेंट से पहले सुप्रीम कोर्ट का डायरेक्शन है, तो ये काम भी इसके पास है। इसके अलावा जो डिसिप्लिनरी एक्शन के मामले में भी इनके पास आता है, प्रमोशन के लिए भी यही आता है। ये हो गए इनके मुख्य काम संघ के। राज्यों का भी वही काम है, राज्य के लिए भर्ती करते हैं। तो जो जैसे उत्तर प्रदेश में यूपी पीसीएस है, तो क्या करता है, यहीं से भर्ती होते हैं एसडीएम के लिए, यहीं से डीएसपी बनते हैं, बाकी पद सीटीओ जो भी जोड़ सकते हैं। तो राज्यों के जो अधीन सेवाएं हैं उनकी भर्ती करता है ग्रुप ए सर्विसेज प्लस बी सर्विसेज की, प्लस ये भी रिपोर्ट अपनी देगा राज्यपाल को। ये बचा ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन। इसके बारे में क्या है, ये क्या काम करेगा, दो या दो से अधिक राज्यों के लिए बनाया जाता है। दो या दो से अधिक राज्यों की अनुशंसा पर केंद्र सरकार बनाती है, संघ बनाता है। केंद्र सरकार मतलब समझ गए होंगे। अब दो या दो से अधिक राज्यों, काम इसका क्या होगा, काम यही जो राज्य लोक सेवा आयोग कर रहा है, क्योंकि ये राज्यों के लिए बनाया जाता है। दो राज्य जैसे व्यवस्था नहीं कर पा रहे हैं, तो उनके लिए एक बना दिया गया जो उनके लिए भर्ती करेगा। ठीक, अब यहाँ चूंकि संघ सरकार बनाएगी, तो राज्यपालों का कोई मतलब नहीं रह जाएगा, तो नियुक्ति भी कौन करेगा। अभी दो राज्य हैं, दो राज्य आपस में झगड़ने लगे कि भाई हम नियुक्ति करेंगे, वो कहेगा हम करेंगे, तो संभव नहीं है। तो नियुक्ति कौन करेगा, सारा काम राष्ट्रपति के स्तर पर होगा, जैसे केंद्र में होता है संघ लोक सेवा आयोग के मामले में सेम। बस इनका जो टेन्योर जैसे कार्यकाल है वो राज्य वाला होगा, क्योंकि राज्य के लिए काम कर रहे हैं, तो इनके लिए 662 का रहेगा इनका जो राज्यों वाला है। रिमूवल, रिमूवल सेम। रिपोर्ट वगैरह ये देंगे, तो रिपोर्ट राष्ट्रपति को देंगे, राष्ट्रपति राज्यों को भेजेगा, ये राज्यों को भेज देगा। राज्यपाल के थ्रू जाएगा जो भी जाएगा। कार्य वही है जो राज्य सेवा आयोग के हैं। तो ये हमारे लोक सेवा आयोग जो था वो हमने यहाँ से खत्म कर दिया। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग एक जो आयोग है अनुसूचित जाति आयोग। ये जुड़ा हुआ है अनुच्छेद 338 से। तो समुदाय के जो आयोग है, 3 आयोग हम यहाँ पर चर्चा करेंगे एक साथ में। ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो। पहला है राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग। ये होगा राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग। ये होगा राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग
ये तीनों ही संवैधानिक संस्थाएं हैं। एक एक करके देखते हैं। इनका उल्लेख कहाँ पर है? अगर हम देखें संविधान में, अनुच्छेद 338, इनका प्रावधान कहाँ है? 338 में ए जोड़ा जाएगा और पिछड़ा वर्ग का बी में। ठीक, यहाँ पर हमें दो चीजें देखनी पड़ेंगी अनुसूचित जाति आयोग में। ये जो है, एक संशोधन हुआ था 89th अमेंडमेंट, इस 2003 का है। इसके माध्यम से क्या किया गया था? पहले जो है एससी और एसटी, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, दोनों का आयोग जो था कंबाइंड था। तो मैं यहाँ एससी एसटी आयोग लिख दे रहा हूँ, आप समझ लेंगे कि कंबाइंड था यहाँ पर। इसी के द्वारा ये जो 89th अमेंडमेंट हुआ, इन दोनों को अलग कर दिया गया। एससी आयोग अलग हो गया और एसटी आयोग अलग हो गया। तो इसको, ये बना नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, ये बन गया नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब। ठीक है, मैं लिख देता हूँ इसको, NC SC NC ST। अब यही बात यहाँ पर एप्लीकेबल हो जाएगा इनके संदर्भ में। तो इसका गठन हुआ 89th संशोधन द्वारा। इसी में प्रावधान किया, ऐड किया गया आर्टिकल 338A जोड़ा गया। वैसे ही ये पिछड़ा आयोग है, इसके लिए संविधान में संशोधन हुआ था 102। ये अभी रिसेंट का है, 2-3 साल पहले, और इसमें द्वारा अनुच्छेद 338B जोड़ा गया और जिसमें ये बातें लिखी गई। अब हम एक एक करके समझते हैं आगे। अब गठन अगर हम देखते हैं, इनका जो कंपोजिशन है या संरचना है, संरचना क्या है इनकी? एक अध्यक्ष प्लस 2 उपाध्यक्ष, एक मिनट, एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष प्लस 3 सदस्य, ये इनकी संरचना है। और इनकी संरचना सेम, इनकी संरचना सेम। जैसे कि राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की। अगर इनकी नियुक्ति की बात हम देखते हैं, ये भी सेम है, मैं लिख दे रहा हूँ राष्ट्रपति, और इनकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति करते हैं। इनका अगर कार्यकाल देखें कितना होता है,
3 वर्ष। सेम कार्यकाल इनका भी होता है, कार्यकाल इनका भी वही होगा। इस्तीफा अगर देना है तो प्रेसिडेंट को ही देंगे, राष्ट्रपति को देंगे। यहाँ भी वही सेम है। और यहाँ भी सेम है। और 2 बार से ज़्यादा नियुक्त नहीं हो सकते। 2 बार से ज़्यादा नियुक्ति नहीं होगी किसी व्यक्ति की। यहाँ भी ये सेम रहेगा और यहाँ भी सेम रहेगा। ये तो हो गया इनके बारे में। अब इनका कार्य क्या है? कार्य क्या है? जैसे अनुसूचित जाति है या जनजाति है या बैकवर्ड क्लास है, तीनों की बात कर रहे हैं। तो इन जातियों को जो क्या नाम है, संवैधानिक और विधिक अधिकार प्राप्त है। तो ऐसे मामलों की जांच करना। तो एससी सबके काम एक जैसे होंगे, आपको केवल समुदाय बदल देना है, एससी हो, एसटी हो या बैकवर्ड क्लास। इसी के काम नहीं, मैं अलग ही अलग कर देता हूँ, सेम कर देते हैं, ठीक है। एससी वर्ग से एससी वर्ग को प्राप्त जो संवैधानिक अधिकार है या विधिक अधिकार है, कानूनी, इनसे जुड़े हुए मामलों की जांच करना। प्लस जो कंप्लेंट्स आती हैं एससी समुदाय की से जुड़ी हुई कंप्लेंट्स, उनकी जांच करना। प्लस जो सरकार को जो पॉलिसी मैटर है उसमें सुझाव देना। जुड़े नीतिगत मुद्दों पर सलाह देना। और लास्ट में राष्ट्रपति को रिपोर्ट देना, वार्षिक रिपोर्ट सौंपना। राष्ट्रपति क्या करेगा? राष्ट्रपति इस रिपोर्ट को संसद में रखवाएगा। संसद में रखवाएगा। ये हो गए इनके काम। सेम जो है इनके काम है, आपको सिर्फ एससी के बजाय एसटी कर लेना है, काम वही रहेंगे। क्या करना है? जहां एससी लिखा हुआ है इसकी जगह हो जाएगा एसटी, और यहां पर भी काम इनके सेम रहेंगे। ठीक। अब इस मामले में जब ये काम कर रहे होंगे, कई मामले की जांच भी करते हैं।
यहाँ विशेष करके लिख लेंगे हम लोग। मामले की जांच करते समय तीनों आयोगों को नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब एंड बैकवर्ड क्लास, इन आयोगों को सिविल कोर्ट की शक्तियां प्राप्त होती हैं। सिविल कोर्ट की शक्तियां कौन कौन सी होती हैं? एक तो जो विटनेस होते हैं, किसी को सम्मन करना है, सम्मन करना मतलब होता है बुलाना, किसी को भी सम्मन करने का अधिकार। और किसी भी दस्तावेज को मंगाने का अधिकार। सरकारी कार्यालय हो चाहे निजी हो, अगर जरूरत पड़ रही है तो दस्तावेज मंगा सकते हैं। अगर कोई एविडेंस है, प्रमाण किसी घटना का, तो प्रमाण को एक्सेप्ट कर सकता है, प्रमाण को एफिडेविट पर स्वीकार कर सकता है। किसी भी एविडेंस को एफिडेविट पर स्वीकार कर सकता है। तो ये जो कुछ शक्तियां प्राप्त होती हैं सिविल कोर्ट को, वो इनको भी प्राप्त हैं, ताकि ये मामले की जांच कर सकें। यहाँ राष्ट्रपति जब रिपोर्ट रखवाता है संसद में, इस रिपोर्ट के साथ में एक्शन टेकन रिपोर्ट भी होती है, एटीआर, एक्शन टेकन रिपोर्ट बाई सरकार, सरकार ने उस पर क्या कार्रवाई की, उसके साथ ही जाता है। तो ये मेजर जो है डिस्कशंस हो गए हमारे, ये तीनों आयोग हमने एक साथ में खत्म कर दिए यहाँ पर। अच्छा, ये जो प्रावधान आयोग के हैं, इससे जुड़ा हुआ एक भाग है संविधान का, भाग 16, संविधान का भाग 16, इसका नाम है स्पेशल प्रोविजन रिलेटेड टू सर्टेन क्लासेस, नाम है स्पेशल प्रोविजंस रिलेटेड टू सर्टेन क्लास। विशेष वर्ग से जुड़े हुए उपबंध। ये जो भाग है, ये शुरू कहाँ से होता है? 330 से जाता है 342 तक। इसी में कई सारे प्रावधान आते हैं, जैसे कि अनुच्छेद 330 और 331, ये लोकसभा से जुड़े हुए हैं। संसद में एससी एसटी का आरक्षण, लोकसभा में। तो इसी के तहत लोकसभा में एससी एसटी समुदाय को आरक्षण मिला हुआ अनुच्छेद 330 के तहत। इसमें अगर एससी को कितना आरक्षण है, एसटी को कितना आरक्षण है? एसटी का आरक्षण जहां तक मेरी समझ में याद है 47 का है, और एससी का है 84 सीटें आरक्षित हैं।
नेक्स्ट आर्टिकल जो जुड़ा हुआ है लोकसभा से, अनुच्छेद 331। ये लोकसभा में एंग्लो इंडियन का आरक्षण था। कितनी सीटें थी? 1 सीट। अभी खत्म कर दिया गया। नाउ संशोधन कौन सा हुआ है? 104वां संशोधन जो हुआ है, इसके द्वारा इसको फिनिश कर दिया गया है। नेक्स्ट आर्टिकल जो है अनुच्छेद 332 और 333। 332 है विधानसभा में आरक्षण। विधानसभा में SC/ST के लिए। और अनुच्छेद 333 विधानसभा में एंग्लो इंडियन के लिए। एक सीट। ये खत्म हो गया है। तो एंग्लो इंडियन का आरक्षण खत्म हुआ। कैसे? सेम जो ऊपर लिखा हमने 104वां संशोधन। और इसी में आपको कंटिन्यूएशन में आपको आर्टिकल मिलते हैं वो आयोग वाले। अनुच्छेद 338 नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट। अनुच्छेद 338 ए नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब। अनुच्छेद 338 बी नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास। ये हो गया जो विशेष प्रावधान थे वो हमने चर्चा कर दी यहाँ पे। इसके अलावा अगर संवैधानिक जो पद हैं, वित्त आयोग हम चर्चा कर चुके हैं, जीएसटी काउंसिल भी चर्चा कर चुके हैं। एक पद बचता है जो अटॉर्नी जनरल का है। इसके बारे में भी महत्वपूर्ण बातें आई थी, हम चर्चा कर ही चुके हैं। उसमें नियुक्ति कौन करता है? एडवोकेट जनरल बचा हुआ है। राज्य का महाधिवक्ता, स्टेट एडवोकेट जनरल, ये राज्यों में होता है। राज्य का पहला कानून अधिकारी, तो राज्यों को एडवाइस करता है, लाइक अटॉर्नी जनरल होता है। प्रावधान कौन सा है आर्टिकल में इसका? 165 में है। नियुक्ति राज्य का मामला है तो कौन करेगा? राज्यपाल। कार्यकाल कब तक होगा इसका? प्रसाद पर्यंत राज्यपाल के, टिल द प्लेजर ऑफ गवर्नर। इस्तीफा अगर देना है तो राज्यपाल को दे सकता है। इसको कुछ विशेष छूट प्राप्त है। एक अनुच्छेद है 177, ये वेरी मच सिमिलर टू द अटॉर्नी जनरल। इसको क्या विशेष है? यह विधानसभा की कार्रवाइयों में भाग ले सकता है। इसके तहत इसको छूट दी गई है। किसी कमेटी में भाग ले सकता है लेकिन वोट नहीं कर सकता। इसी में एक और आर्टिकल, इसी में एक बात लिखी हुई है, इसको नोट में लिख लेंगे। क्या है कि मंत्री
भी किसी भी सदन में भाग ले सकता है। मान लीजिए जहाँ 2 सदन हैं, तो किसी भी सदन में भाग ले सकता है। लेकिन वोट वही करेगा जहाँ का मेंबर है। जहाँ का वह मंत्री सदस्य है। ये प्रावधान जो है सेम अनुच्छेद 88 में है। ये केंद्र के मंत्रियों के लिए है, ये इधर वाला राज्य का मंत्री। अनुच्छेद 88 में ये वाला प्रावधान भी सेम है अटॉर्नी जनरल के लिए। तो ये राज्य का महाधिवक्ता जो होता है, पहला विधि अधिकारी होता है। आर्टिकल देख लिया, नियुक्ति देख ली, कार्यकाल देख लिया, इस्तीफा देख लिया। तो ये एडवोकेट जनरल भी खत्म हो गया। इसी के साथ हम लोग खत्म करते हैं। कुछ अगर बचा होगा तो हम लोग कल देखेंगे। सामान्य संस्थाएं कुछ बचती हैं।